And all of these technologies are taught first time in Bihar in a workshop. तो ये बिहार में पहली बार इस तरह का वर्कशॉप किया जा रहा था जहाँ पर Django और MongoDB और Dockers और GitHub और क्लाउड में AWS कैसे इनको मैनेज करना है ये सिखाया जा रहा था. All of you are aware, IT sector is very dynamic. It's evolving, it's changing, and it's touching, intervening everybody's life. There is a saying by Victor Hugo that you cannot stop an idea whose time has come. आप उस विचार को रोक नहीं सकते जिसका समय आ गया हो. मनुष्य स्वभाव से जो है वो जिज्ञासु होता है, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा को क्रश कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है. तो तुम लोग को थोड़ा सा इस मामले में, मैं लकीर का फकीर बनने के लिए कभी भी, और मैं शिक्षकों को भी कहता हूं कि सिमज को लकीर का फकीर मत बनने दीजिए. हमको लिखी हुई लकीर को पीटना नहीं है, हमको नई लकीर खींचना. टेक्निकल हार्ड स्किल्स का होना बहुत जरूरी है. एक बार जोर से तालियां और मैं बुलाऊंगा डॉक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर को. Good afternoon, all of you. So you see these wires are there and plugs and switches are there because there was a workshop just before your session from morning 8 a.m. to 12 afternoon, and students were doing backend boot camp, which involves Django, MongoDB, Dockers, GitHub, REST API, and all of these technologies are taught first time in Bihar in a workshop. तो ये बिहार में पहली बार इस तरह का वर्कशॉप किया जा रहा था जहाँ पर Django और MongoDB और Dockers और GitHub और क्लाउड में AWS कैसे इनको मैनेज करना है ये सिखाया जा रहा था. और आज हमने अनाउंसमेंट किया कि हम अगला वर्कशॉप कर रहे हैं डेवऑप्स का. डेवऑप्स इज़ द नेक्स्ट लेवल. अब उसके भी नेक्स्ट लेवल का एक होता है जिसके कहते हैं MLOps, मशीन लर्निंग से जुड़ा हुआ है, और वो पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट जो है अब ऑटोमेट करने का काम हो रहा है. तो हमने उसकी भी प्लानिंग शुरू कर दी है कि अब अगला वर्कशॉप वो कराएंगे. All of you are aware, IT sector is very dynamic. It's evolving, it's changing, and it's touching, intervening everybody's life. It's an old clip, but then still we are moving in this direction only. Will be a vastly different place. By 2050, artificial intelligence will be everywhere. AI-driven stores will allow you to purchase goods without cashiers or waiting lines. AI will diagnose and treat patients. अब जैसे इसने दिखाया कि AI-driven stores, cashiers नहीं होंगे. वीडियो में cashiers दिख रहे थे, but I tell you, I was there in China, in Guangzhou. तो वहाँ Guangzhou में रात में स्टोर में जाना पड़ा. मेडिसिन्स लेने थे, कुछ यूटिलिटीज़ लेना था. तो रात में 12-1 बजे तो वहाँ जाने पर जो वहाँ का हमको टेम्पररी आईडी मिला था एयरपोर्ट से, वो दिखाने पर गेट खुल गया. स्टोर का शीशा का गेट था, ऑटोमेटिक खुल गया. अंदर एंटर करते ही वो अनाउंसमेंट करके मेरा नाम पुकारा. हाँ, सब नाम वाम सब उसको तुरंत से मेरे आईडी से, और उसको वो लोग फेस फ़ोटो ले लेता है. उसको वहाँ तो आईडी दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप रेलवेज़ में जा रहे हैं या एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, या वहाँ बहुत ज़्यादा वो चलता है, क्या नाम है, पानी का जो, हाँ, फेरी सर्विसेज. तो फेरी सर्विसेज में जाने के लिए टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है. यू बाई द टिकट, आपके आईडी पे डाला, आपका फेस ही आपका, हाँ, टिकट है.
जहाँ भी आप एंटर कर रहे हैं आपका फेस वो तुरंत से कैप्चर कर रहा है। देयर सो मच, मतलब कैमरा तो चाइना में आबादी जितनी है उसका 50 गुना कैमरा है चाइना में। आबादी कम है, कैमरा ज़्यादा है। इतना डेटा ले रहा है, इतना डेटा ले रहा है, इतना डेटा सेव कहाँ करता होगा, कितना उसने स्टोरेज लगाया होगा, कितना उसने वहाँ पर डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, और कितना डेटा एनालिटिक्स यूज़ कर रहा है वो लोग, काइंड ऑफ डेटा एनालिटिक्स दे यूजिंग, और वीडियो डेटा एनालिटिक्स। और कोविड के समय में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों का टेम्परेचर वाला कैमरा भी यूज़ किया था, जो सेंसर्स होते हैं जिसके अंदर में, हाँ, हीट सेंसर्स वाले कैमरा। वो इमीडिएटली अगर आप उनके एयरपोर्ट पे एंटर करते थे, वो हीट सेंसर्स कैमरास आपको आइडेंटिफाई करके आपको कॉर्डन ऑफ करवा देते थे। ऑल कैमराज वेर हैविंग बॉडी टेम्परेचर सेंसर्स। अभी भी उनके वो सारे कैमराज लगे हुए हैं उस तरह से। हाँ, एनीवेज, तो आई वॉज मैंशनिंग दिस एक्सपीरियंस ऑफ द स्टोर वेयर आई विजिटेड लेट इन द नाइट, एंड वट एवर आई एम पिकिंग आई कैन पिक, आई हैव टू कीप देम ऑल एट ए काउंटर। काउंटर पे ऑटोमेटिक रखने मात्र से उसका बिलिंग हो जा रहा है, बिकॉज वो सारे स्टफ जो हैं उन सब में एक वो क्या कहते हैं, जो उनका जो QR बार कोडिंग ऐसा कुछ लगा हुआ RFID, जिससे वो टोटल बस वहाँ रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ अब इंडिया में भी है। आप जो सामान खरीद रहे हैं उसको आप एक जगह पे रखिए। जैसे लाइब्रेरी में हम लोग अभी अपने नई बिल्डिंग में इंस्टॉल कर रहे हैं कि आप लाइब्रेरी से बुक लीजिए, किसी लाइब्रेरियन को देने की ज़रूरत नहीं है। बुक इशू का एक वहाँ पर काउंटर होगा, वहाँ पर आपको उस बुक को रखना है और अपना ID कार्ड को रखना है, बुक आपको इशू हो जाएगा। ठीक है, नो नीड टू गेट इट इश्यूड थ्रू, कोई एंट्री वेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस टेक्नोलॉजी इज़ देयर इन इंडिया ऑल्सो, बट what I have seen over there, that the entire store is self-managed, camera is there, you are monitored, whatever you are picking it is monitored. The moment you enter, gate is locked. आप आए, गेट बंद था, आपने अपना दिखाया, ID लगाया, गेट खुला, और उसके बाद आप अंदर गए, गेट बंद। अब आपको जो जो उठाना है आप उठा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो बता देता है कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, आप यू कैन टॉक विद द कैमरा, देयर इज़ नोबडी इन द स्टोर, एंड देन यू गेट द बिलिंग डन, यू पे बाई, वहाँ बेसिकली ज़्यादा चलता है WeChat, तो WePay है वहाँ पर, और Alipay है वहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा वो WeChat पॉपुलर है। और WeChat के थ्रू आप अगर पे कर दिए, आपका गेट खुल गया, आप सामान लेकर निकल जाओ। ठीक है, देयर इज़ नोबडी इन द स्टोर। इन दैट सेम स्टोर डे टाइम देयर वर पीपल, लोग थे उस सेम स्टोर में, हमारे होटल के ठीक सामने वो स्टोर था। दिन में लोग थे, लेकिन रात में कोई नहीं था। अब मैंने सोचा कि ये दिन में भी क्यों रख रहे हैं, इनको तो दिन में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन मैनेज इट विदाउट एनीबडी ऑल्सो। सच्चे, हाँ, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के स्टोर से मैं गांधीवादी हूँ। गांधी जी तो कहते थे कि भाई जितना लोग को जॉब मिले, जितना लोग अपना काम खुद से करे, अपना सामान खुद से बनाए, और ये तो कॉन्सेप्ट हो गया है कि मशीन्स काम करेंगी, सारा कुछ मशीन करेगा। तो आई डोंट नो, बट देन there is a saying by Victor Hugo that you cannot stop an idea whose time has come. आप उस विचार को रोक नहीं सकते जिसका समय आ गया हो। तो तकनीक जो है वो जीवन को लोगों के आसान कर रही है, लेकिन हाँ, अब जो लोग डिलीवरी कर, अभी जैसे बहुत डिलीवरी में कितने लोगों को जॉब मिल रहा है पूरे भारत में, गिग वर्कर्स जिनको कहा जा रहा है। कभी वो जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हैं, कभी स्विगी की कर रहे हैं, कभी जेप्टो की कर रहे हैं, कभी ब्लिंकिट की कर रहे हैं। 10 मिनट में आपके घर पे सामान आ रहा है। तो ये सब जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, नाउ माई स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी विच विल डिलीवर द मटेरियल प्रिसाइजली एज पर द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। एकदम GPS के बेसिस पर वो जाकर डिलीवर कर सकता है, और पे लोड 2.5 किलो का उठा सकता है। तो 2.5 किलो का पे लोड है, कल को वो पे लोड और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी आज ही मैंने अनाउंस किया है IIT बॉम्बे के साथ मिल करके हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, ड्रोन केवल नहीं है, उसमें कंट्रोल सिस्टम्स है, उसमें IR है, उसमें IoT है, उसमें रोबोटिक्स है, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सारी चीज़ों का लैब होगा। और ये लैब IIT बॉम्बे इस्टेब्लिश करेगी। हमारे यहाँ सिमेस से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, फैकल्टीज़ को ट्रेन किया जाएगा, एंड देयर इनिशियली फ्यू स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ विल गो टू IIT बॉम्बे एंड इक्विपमेंट्स विल ऑल कम फ्रॉम IIT बॉम्बे। So we are setting up this lab. This is first time happening in Bihar. तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का भी तुम लोगों को एडवांटेज तो बहुत मिलेगा, लेकिन जो एक आम अवधारणा है जनरल BCA कोर्स की या BSc IT कोर्स की
या MCA कोर्स की, उससे बहुत आगे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये वीडियो हम लोग फिर से अभी शुरू करते हैं, जो हम लोग अभी तक आप BCA कर रहे थे, उस BCA को करने के बाद आप इस दुनिया के लिए तैयार नहीं होंगे। और मैं तो बता रहा हूँ ना कि इस दुनिया के लिए जो दिखाया जा रहा है 2050 के लिए, इसमें से बहुत सा कुछ जो है वो बहुत जल्दी आ गया। ये वीडियो 2 साल पुराना है, ठीक है, 2 साल पुराना वीडियो है। इसमें AI बहुत कुछ करेगा ऐसा बोला गया है, लेकिन वीडियो बनाते वक्त उस व्यक्ति ने इतना सोचा नहीं हुआ कि AI इतना जल्दी इतना कुछ कैप्चर कर सकता है, ठीक है। आज के समय में आप जब YouTube पर या Instagram पे कोई वीडियो देखते होंगे तो अक्सर उसमें लोग बोलते हैं कि ये रियल नहीं है, ये एक AI कैरेक्टर है। और अब थोड़ा दिन के बाद बार बार बोलना पड़ेगा डिस्क्लेमर, दिस इज रियल। नीरज, हम लोग का भी AI, मेरा AI अवतार हम सोचे बनाने का। हाँ, मेरे AI अवतार में खाली स्क्रिप्ट डालना, मेरा वॉइस ले लेगा, वो वीडियो बन जाएगा। लेकिन उसमें बोलना पड़ेगा क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो कि ये मेरा दिस इज एन AI अवतार। दिस इज हैपनिंग, दिस इज सो फास्ट। अब ये अच्छा है बुरा है, ये डिबेट पे अभी हम एंटर नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है ना। और तुम लोग को बहुत माथा लगाने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पापा का वीडियो है, मम्मी का वीडियो है, वो मतलब आजकल अभी किसी ने किसी फादर को वीडियो भेजा कि बेटा का एक्सीडेंट हो गया। इट वॉज ऑल AI क्लिप। बेटा का फोटो को लेकर के उसका AI से क्लिप बना दिया कि एक्सीडेंट हो गया है, और बोला इनका एक्सीडेंट हो गया, ये फोटो भेजें आपको, देखिए इनको हॉस्पिटलाइज करवाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा भेजिए। अब वो फादर क्या करेगा? बेटा का फोटो है, वीडियो है, एक्सीडेंटेड फोटो है, वीडियो है। अब बताओ, मान लो कि इन्हीं का एक्सीडेंटल फोटो बनाना होगा, घायल वायल करके उसमें AI से इनका फोटो डालेंगे, क्या हो जाएगा? ईशा हाँ कर देगी। हाँ, फोटो डालेंगे, इनको घायल करके दिखाना है, वो एक्सीडेंट में दिखा देगा। इनकी पत्नी का नंबर देंगे, भेजना, 50,000 रुपये मंगवा लेना। ये इस तरह का ऐसा कितना सारा अपराध। अब इस अपराध को रोकने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। जैसे वायरस के लिए एंटीवायरस आया, वैसे AI क्राइम के लिए AI क्राइम्स कुछ डेवलप करना पड़ेगा, है ना, कि उसको आइडेंटिफाई करके उसको रोका जाए। दिस इज गोइंग टू बी अ मेस फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। दिस वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू मेस। कोडिंग AI से आ रही है, सिक्योरिटी, सर्विलांस, ड्राइविंग, कार की ड्राइविंग। अब आने वाले दिनों में प्लेन ड्राइविंग के लिए भी लोग बोलेंगे कि प्लेन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है, AI उड़ाएगा। पायलट से गलती हो सकती है, AI से गलती नहीं होगी, ठीक है। अब ये अलग बात है कि हम ऐसे प्लेन में बैठने के पहले बहुत डरेंगे। बट एनीवेज, दिस इज गोइंग टू बी अ रियलिटी। प्लीज प्ले द वीडियो। Voice recognition systems will sound like and behave just like real people. AI will be implemented into robots. By 2050, robot dogs and other pets will serve as companions. एक बार पॉज करो। Robots will. ये जो रोबोट डॉग देख रहे हो, इससे ये तो थोड़ा क्यूट है, लेकिन मैंने जो रोबो डॉग्स वहाँ पर पसंद किए, मैंने परचेज तक कर लिए थे। प्रॉब्लम ये है कि अभी लिथियम आयन बैटरी जो है वो इंडिया में चाइना से इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है। अगर कंटेनर में वो रहेगा या फ्लाइट में आप लेकर के आएंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। तो बिना लिथियम आयन बैटरी के ये साइबर जो डॉग्स हैं, और 2-3 कंपनियां हैं वहाँ पर जिनका बहुत सुंदर साइबर डॉग आया है, प्रोग्रामेबल भी है वो, मतलब इट कैन बी प्रोग्राम्ड ऑल्सो। तो हम लोग तुम लोग को उसको प्रोग्रामिंग भी सिखा सकते थे। अब वो इंडिया में अभी आया है, इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने बनाया है। एक कंपनी ने इंडिया ने भी बनाया जो कि मिलिट्री में सप्लाई कर रही है, लेकिन वो कंपनी आम लोगों को नहीं बेच रही है। और वो डॉग अभी चाइना वाले डॉग की तुलना में थोड़ा कमज़ोर है। द चाइनीज़ डॉग, इट कैन रन इन डिफ़िकल्ट टेरेन, इट कैन रन इन फॉरेस्ट, इट कैन एंटर वाटर, पानी में भी चल सकता है, फॉरेस्ट में ऊबड़ खाबड़ में चल सकता है, 2 पाँव पे चल सकता है, बैकफ्लिप बहुत सुंदर करता है। अब ड्रोन नहीं, मतलब प्रोग्रामेबल साइबर डॉग है। और जो इस वीडियो में दिख रहा है उससे बहुत एडवांस है वो। हाँ, लेटेस्ट है, बट अभी इंडिया में उस लेवल पे काम नहीं हुआ। और डॉग तो छोड़ दो, अब जो ह्यूमनाइड वहाँ पे आ रहे हैं, बाइपेडल ह्यूमनाइड हैं, 2 पाँव पे चलते हैं, उनका आप बैलेंस नहीं बिगाड़ सकते। उनको धक्का भी दोगे तो वो, मतलब जितना धक्का देने पे एक आम आदमी गिर जाएगा, वो रोबोट नहीं गिरेगा, इतना उनका बैलेंस स्ट्रॉन्ग है। एंड दे कैन डू कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन, मतलब वो अपने 2 पाँव के नीचे से अपना सर निकाल के खड़ा हो जाएगा।
नहीं समझ में आया बात? हाँ, तुम लोग ट्राई मत करना, तुमसे तो होगा भी नहीं, लेकिन वो कर सकता है। उसके बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, वो हाथ पे नीचे जाता है और फिर पलट के उल्टा से खड़ा हो जाता है। तो दैट इज़, हम उसका डिमोन्स्ट्रेशन देखें। एंड आई एम प्लानिंग टू गो अगेन इन अगस्त में है वहाँ पर। देखो, चाइना से हमारी दुश्मनी है, हमें पसंद नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर किसी देश से हम सीख सकते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे युवाओं को अगर कहीं से सीखना चाहिए और जागना चाहिए। हम लोग सो रहे हैं और चाइना जगा हुआ है, ठीक है। और सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप की। 20 साल का लड़का वहाँ जिस तरीके से बिजनेस को लेकर के जागा हुआ है, और छोटे छोटे फैक्ट्रीज़, और वो छोटे फैक्ट्रीज जो हैं वो सिर्फ कुर्सी का लेग बना रहे हैं, और एक फैक्ट्री जो है वो दिन में 25,000 लेग बनाती है, और वो किसी दूसरे बड़े वाले को सप्लाई करती है। अब समझ रहे बात को? हर चीज़ को लेकर के वहाँ जिस लेवल पर कॉम्पिटेंसी लोग डेवलप कर रहे हैं और स्केल पे काम कर रहे हैं, तो दे आर सो बिजनेस फोकस्ड, सो बिजनेस फोकस्ड। और हम लोग लड़के इंस्टाग्राम में रील देख रहे हैं, वो तो टिकटॉक बंद हो गया तो उसी में देख रहे होते हैं। वहाँ किसी को मतलब नहीं है, वहाँ का यूथ जो है वो उसमें परेशान नहीं है, वो अपने एंटरप्राइज में, बिजनेस में, फैक्ट्री कैसे क्या लगाना है उधर लगा हुआ है। उनको ज़मीन मिल रही है, लोन मिल रहा है गवर्नमेंट से बिजनेस सेटअप करने के लिए, और मिनिमम वर्क फोर्स के साथ वो लोग फैक्ट्री चलाते हैं। एंड शी इज़ नॉट जस्ट कि पेपर पे मालकिन है, एक्चुअल में लीड कर रही है, सारा प्राइसिंग वही कर रही है। हम हस्बैंड के पीछे पड़े हैं, बोला बॉस, शी इज़ द बॉस, एंड शी वॉज एक्चुअली द बॉस। शी वॉज हैविंग मोर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट, कब डिलीवरी हो पाएगा, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। तो फीमेल्स वेर हैविंग मतलब कंप्लीट एम्पावरमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे लगता है ये हमें सीखना होगा। हम अपना 50% वर्क फोर्स जो है वो वेस्ट कर दे रहे हैं। 50% महिलाएं हैं, और उनके दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि हम अपनी खुद की फैक्ट्री कर सकते हैं। लेकिन किया था, मैं टेक्नोलॉजी को ही सीखने के लिए वहाँ गया था, और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है वो देख करके मैं अपने स्टूडेंट को और एडवांस बना सकता हूँ, है ना। और ग्लोबली इट्स ए वेरी एडवांस कंट्री, और अगर एआई में अमेरिका आगे निकला तो चाइना ने डीप सीक, और अभी वो गूगल VO3 आया तो उसके बदले में चाइना ने अपना एक वीडियो ऐप निकाल दिया है जो कह रहे हैं कि VO3 का भी एकदम टक्कर दे रहा है, और चाइना फ्री दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जिस कॉस्ट पे एआई को डेवलप कर रहा है उसके 1/20 कॉस्ट पर, 20 गुना कम कॉस्ट पे चाइना उसको डेवलप कर दे रहा है। हाँ, हम लोग अभी उस रेस में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन आ रहे हैं, हमारा भी काम चल रहा है। हमारे यहाँ भी अनुवादिनी, संवादिनी, ऐसे बहुत सारे अभी हमारे इंडिया के एआई डेवलप हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग पीछे हैं। प्ले करना वीडियो। Factories and began to serve as teachers, cooks, pharmacists, law enforcement officers, athletes, and other professionals. In 2050, universal translators will remove all language barriers, and voice recognition will be ubiquitous. Hundreds of sensors will be installed in our clothes, homes, and overall environment to monitor our well-being and improve our lives. Computing will change. By 2050, we may run on quantum computers. Based on the properties of quantum physics, quantum computers could deliver massive leaps in computing power, outstripping any current transistor-based models. AI and computers will integrate into humans. Brain chips like Elon Musk's Neuralink will treat neurological disorders like Alzheimer's, Parkinson's, spinal cord injury, and blindness. These brain chips will allow people to control computers and prosthetics with no physical interaction. By 2050, we may be controlling things with our minds and communicating through brain signals. By 2050, robotic prosthetics may be stronger and more advanced than our own biological ones. Prosthetic eyes and ears will enter the market, curing blindness and deafness. And in 30 years, like AI, virtual reality will be everywhere. People will try on clothes in virtual reality closets, and holograms will bring FaceTime to a new level. VR platforms will allow you to move around while staying still. We will be able to travel the world and experience life on other planets, all for
ए फॉर एप्पल नहीं, अब ए फॉर एआई सीखने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जो आज आप In 2014, 320,000 new electric vehicles were registered around the world. In 2019, that number was 2.3 million. By 2025, global EV sales are projected to surpass 10 million. And by 2050, the majority of automobiles will be electric. Gas stations will disappear and be replaced with at-home charging stations, refueling vehicles in as low as 10 minutes. पॉज करो। Automobiles इनफैक्ट अब मैं इस वीडियो से बहुत इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूँ। मैंने बहुत पहले, आज से 2 साल पहले इंडक्शन बैच में ये वीडियो दिखाया था, आज दोबारा दिखा रहा हूँ। इसके बीच में बहुत से इंडक्शन हुए होंगे, मैंने ये वीडियो कभी नहीं दिखाया, लेकिन आज मैं इसको जब दोबारा देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि 2 साल पहले जो चीज़ प्लान किया गया था 2050 के लिए, उनमें से काफ़ी कुछ जो है ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ कहा जा रहा था कि लैंग्वेज वुड नॉट बी ए बैरियर। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर एज ऑफ नाउ। अब सैमसंग के फ़ोन पर भी और एप्पल के फ़ोन पर भी ये फीचर आ गया है कि अगर आपको फ़ोन करने वाला किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है और आप चाहते हैं उसको लाइव ट्रांसलेट करना, तो वो लाइव ट्रांसलेट हो जाएगा। अनुवाद, मैंने संवादिनी की बात कही, जो भारत का व्हाट्सअप डेवलप किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जल्द ही लॉन्च होगा। मैंने उसको देखा है, डेमो वर्जन उसका। और संवादिनी में अगर आपको तमिल में कोई व्हाट्सअप किया है, वो तमिल आपको दिखाई पड़ेगा हिंदी में या इंग्लिश में, जो आप चूज़ करोगे। वो भेज रहा है किसी कन्नड़ लैंग्वेज में, बांग्ला लैंग्वेज में, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाएगा। ऑलरेडी जो मैंने वी चैट की बात करी, वी चैट में मैं इंग्लिश में भेजता हूँ, जो चाइनीज़ है हमारे, जिनको मैं भेज रहा हूँ उनको वो चाइनीज़ में हो जाता है, वो चाइनीज़ में लिख करके मेरे को भेजते हैं, मुझे सामने में क्या दिखाई पड़ता है, इंग्लिश दिखाई पड़ता है। ये ऑलरेडी वी चैट में भी और बोलने में भी है। और गूगल ट्रांसलेट के थ्रू तो आप, हम लोग वहाँ बात करते ही थे, लेकिन अब वो लाइव आ चुका है कि आप लाइव बोलिए और वो आपको लाइव उधर से दूसरा लैंग्वेज में बोलेगा। या फिर फ़ोन कॉल पर सैमसंग के S25 मॉडल में ये ऑलरेडी आ चुका है कि वॉट एवर यू आर सेइंग इन लैंग्वेज, इफ द अदर पर्सन लाइव ट्रांसलेट को ऑन कर दे, मेरे फ़ोन में भी इनफैक्ट है, S24 में भी है, कि अगर मैं उसको ऑन कर दूं तो वो लाइव ट्रांसलेट कर सकता है। मैं किसी के हिंदी कॉल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुन सकता हूँ लाइव, या और भी लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, आई कैन चेंज द लैंग्वेज कॉल्स को। तो ये चीज़ इसमें 2050 के लिए कही जा रही है। तो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितना फास्ट पेस में बदल रही है। अभी इसमें ड्रोन और VR MR की बात किया जा रहा है। कल तुम लोग को हम, चलो पहले ही सप्ताह में मौका देते हैं, तुम्हारे क्लास में से कुछ बच्चों को एकदम लेटेस्ट जो वर्चुअल रियलिटी का टूल है, जो अभी मार्क जकरबर्ग ने लॉन्च किया है, मेटा का जो उसका गियर है, मेटा गियर 3S और 3 दोनों है हमारे पास। लगभग शुरुआत में जब लॉन्च हुआ तो 2.5 लाख रुपए का था वो, अभी उसकी कीमत 60,000 रुपये के आसपास है, तो वो हमारे पास है। कल तुम लोगों में से कुछ लोगों को, नीरज, हाँ, वो गियर पहनाने का मौका दो। एक घर पे है कि यहाँ पर भी है, यहाँ है ना? हाँ, तो यू विल टाइप लाइक दिस। आपको जो चीज़ उसमें पसंद करना है, माउस यूज़ करना है, आप ऐसे ऐसे यूज़ करोगे। सामने वाले को लग रहा है कि क्या कर रहा है, पागल है कि ऐसे ऐसे ये कर रहा है। तुम पहने रहोगे जब, और तुम्हारा कीबोर्ड्स है, एंड यू कैन हैव 3 स्क्रीन्स। एक स्क्रीन पे तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो, एक स्क्रीन पे तुम स्टॉक मार्केट को देख रहे हो, एक स्क्रीन पे तुम चाहो तो कोई मूवी देखना है, गाना सुनना है, या तुमको कोई अपना कोडिंग करना है। यू हैव 3 स्क्रीन्स एंड यू कैन हैव 3 कीबोर्ड्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जिस स्क्रीन को टच करोगे अपने कीबोर्ड से, तुम उस पर काम कर सकते हो। यू कैन प्ले गेम्स, और गेम्स भी कैसे खेलोगे? अगर तुम्हारा क्रिकेट का गेम है तो सामने से बॉलिंग आ रही है और तुम ऐसे बैटिंग कर रहे हो, प्रॉपर। फुटबॉल खेलना है तो तुम प्रॉपर फुटबॉल खेल रहे हो, बॉक्सिंग है तो तुम प्रॉपर बॉक्सिंग करोगे, तुमको पंच उसमें फील होगा कि तुमको लग रहा है। यू आर जस्ट वियरिंग, इट्स ए कम्प्लीटली मेटावर्स। एंड आई थिंक पटना में ये सब एक्सपीरियंस हम लोग ही दिला पा रहे हैं, क्योंकि वो मॉडल पटना में बहुत लोग कोई मंगाए नहीं है। और उसमें भी अब डेवलपमेंट का काम, उसके थ्रू हम एजुकेशन कैसे करेंगे? क्या स्टूडेंट्स को हम क्लासरूम में बैठे बैठे ही एक्सपीरियंस करा सकते हैं कि सोलर सिस्टम कैसा होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर लाइफ कैसी है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसका इम्पैक्ट जो हो रहा है वो सब कुछ वो खुद देख पाएगा, अपने आप को वहाँ फील कर। जैसे पता है ना, एफिल टावर आपको देखने नहीं जाना होगा, यू कैन जस्ट बी इन, दैट इज़ ऑलरेडी देयर। हाँ, सो जो हमने 2050 के लिए आज से 2 साल पहले लोगों ने सोचा था, उनमें से काफ़ी कुछ जो है क्या हो गया और पहले आ गया है।
तो दिस वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट. इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल, मुझे नहीं लगता 2050 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़रूरत रहेगी. देयर आर एन नंबर ऑफ अदर मैकेनिज्म्स विच आर बिकमिंग पॉपुलर, लाइक जो क्वाडकॉप्टर्स में जो अब आ रहे हैं, जो कि हाँ एयर टैक्सी का जो सिस्टम आ रहा है, एयर ड्रोन का सिस्टम आ रहा है, और उसके साथ साथ में अब जो हाइड्रोजन कार्स जो आ रही हैं जो कि पानी से चलेंगी. वाटर में हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को अलग करना, और उस हाइड्रोजन को जब आप ब्रेक करते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से कार चलेगी. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. पानी तो बहुत अवेलेबल है और पानी से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं. अब उस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो जब आएगा तो फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भी क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा. और ऑब्वियसली सेल्फ ड्रिवन कार इज गोइंग टू बी अ रियलिटी. ड्राइवर को नींद आ सकती है, प्रोग्राम को जल्दी नींद नहीं आती है. उसके अंदर में बहुत सारा सेफ्टी मैकेनिज्म है. अगर कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट, जैसे हमारा जो सुमेध रोबो है, हमारे सुमेध रोबो में हमने करीब करीब 20 से ज़्यादा सेंसर लगाए हुए हैं. तो अगर कहीं पर भी उसका सारा प्रोग्राम भी फेल हो जाएगा, लेकिन सेंसर तो वर्क करेगा. और वो अगर कहीं दीवार के पास जा रहा है तो वो एक अपने खास डिस्टेंस पर वो रुक जाएगा. ठीक है. तो ह्यूमन, जैसे डॉक्टर्स जो हैं आजकल रोबोटिक ऑपरेशंस को बहुत तवज्जो देते हैं. सुना आपने कि रोबोटिक ऑपरेशन होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर का हाथ कांप सकता है, रोबोट का हाथ नहीं कांपता है. मैं स्टूडेंट्स को ले गया था, नीरज तुम गए होगा, याद होगा, पटना में एक फैक्ट्री में लेके गया जहाँ पे रोबोटिक वेल्डिंग का काम हो रहा था. इट वाज आईसीयू बेड बन रहे थे, और उस आईसीयू बेड के पूरे बेड को रोबोटिक मशीन उठाती है, पलटती है, घुमाती है, और उसमें जो पॉइंट्स बनाए गए हैं हर उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वेल्ड करती है. और जितनी बार जितने सेकंड के लिए वेल्ड करना है उतने सेकंड के लिए वेल्ड करती है. और इतना फास्ट वो सारा काम करके फिर उसको वो आगे बढ़ा देती है मशीन, कि वो पेंट मशीन में चला जाता है जहाँ पर उसका पेंट होगा. और वो पूरा का पूरा वेल्डिंग जो है वो रोबोटिक हैंड जो है वो अपने आप कर रहा है. और वो पूरा एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग पर हो रहा था, जो तुम लोग भी कर पाओगे. तुम लोग फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे. तो वो मशीन है और उसको तुमने क्या प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन दे दिया. तो तुम समझ रहे हो, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग का यूज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंप्यूटर के लिए नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं होगा. उसका यूसेज जो है वो फैक्ट्रीज में होगा, माइंस में होगा. उसका यूसेज जो है वो ट्रैफिक लाइट जो तुमको जो जल रहा है, वो ट्रैफिक लाइट, अब तुमको लगता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जरूरत रहेगी? वहाँ पर एआई कैमरा अगर है, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है एआई मॉडल जो काउंट करता है कि कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन सी गाड़ी कौन सी है. इट कैन आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स कितने हैं क्लासरूम में, वो काउंट करता है. समझ रहे हो? तो अब जब वो एआई कैमरा हम लगा देते हैं ट्रैफिक पोस्ट पर, तो वो खुद देख सकता है किधर ज़्यादा रश है, किधर कम रश है, किधर का ट्रैफिक अलाउ करना है, किधर का ट्रैफिक. एक सिंपल एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग देना है उसको, वो लाइट्स उसकी एआई से ऑपरेट होगी. यू वोंट रिक्वायर द, एंड इन चाइना देयर इजंट एनी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर. पूरे चाइना में कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर हमको नहीं दिखा. इतना स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक कंट्रोल है बाबा रे. हम बिहार के, हम देख रहे हैं कि ना उधर गाड़ी ना इधर गाड़ी. और मेरा अभी जो लाल किया हुआ है, मतलब जो पैसेज का होता है वहाँ पर वॉकिंग का अलग साइन होता है, लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जलेगी तब आप जो जेब्रा क्रॉसिंग है सिर्फ उस पर चल सकते हैं. और तो कहीं सड़क पर आप, ये पटना की तरह नहीं कि जहाँ मन में आया सड़क क्रॉस कर लिए, पॉसिबल ही नहीं है. तो जेब्रा क्रॉसिंग पे भी क्रॉस करने के लिए आपको, और स्कूटी का लेन अलग होता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग पे ग्रीन होना चाहिए. अब हम सोच रहे हैं कि ना इधर कोई गाड़ी आ रही है ना उधर कोई गाड़ी आ रही है, रात का समय अपना निकल जाओ. लेकिन हम देखते हैं अगर कोई चाइनीज़ बगल में खड़ा है तो वो ग्रीन का वेट कर रहा है. वो जब तक ग्रीन नहीं आता तब तक हम तो एक दो बार चले भी गए. बट आई वॉज टॉकिंग कि वहाँ पर पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो प्रोग्राम ड्रिवन है ट्रैफिक लाइट्स में. वी कैन हैव द सेम थिंग. यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो मैंने बताया कि जो गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, चल रही है ऑलरेडी. नाउ दैट सिस्टम इज गेटिंग डेटा फ्रॉम गूगल मैप्स. ट्रैफिक कंजेशन किस रोड पर है, किस रोड पर ट्रैफिक कंजेशन नहीं है, कौन सा रूट शॉर्टेस्ट है,
वो उस हिसाब से चल रहा है। तुमको लगता है कि इंसान के लिए सारा चीज़ को करके देख के पाना बहुत आसान होता है? दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कंप्यूटर के लिए बहुत ईजी है, प्रोग्राम के लिए बहुत ईजी है वो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से हो रही है। जो हम लोग सोच रहे थे कि प्ले करना उसको नीरज, कि इसमें 2050 आ जाएगा, 2050 नहीं आ रहा है, ये 2030 आने के पहले ही ये सारा कुछ जो है हाँ अचीव हो रहा है। Will become driverless. As of now, Tesla vehicles already have autopilot features that achieve level 2 automation on the Society of Automotive Engineers Vehicle Automation ranking. Other companies, such as Google, have invested billions of dollars into self-driving technology. Currently, it's expected that fully autonomous level 5 vehicles will roll out to consumers in the late to mid-2020s and become commonplace in the 2030s. मतलब गाड़ी में सोने के लिए जाना है। 2050, people will be hopping into cars with no steering wheel. Thousands of autonomous vans and semi-trucks will travel across country, delivering packages and shipments with no human interaction. Drones will do the same for shorter distances. By 2050, swarms of drones will be delivering small packages from floating or vertical warehouses. अब इसमें ये है कि उन्होंने देखा ट्रक दूसरा आ रहा था तो ये ट्रक सेंसर से रुक गया। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रोग्रामिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि देखो गाय माता आ सकती है, तो उसका भी ख्याल रखो। कभी कभी गाय माता का मन करता है तो कहीं बैठ जाती है, तो आप उसको हटा भी नहीं सकते हो। तो वो सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोडिंग करना पड़ेगा इंडिया के सड़क के हिसाब से। Will also be surveillance and security drones, along with drones for construction, entertainment, and agriculture. eVTOLs, or electric vertical takeoff and landing aircraft, will provide urban transportation. Currently, there are several working eVTOL aircraft prototypes. The urban market for them is massive, and studies have revealed that the technology could become highly profitable. One of the companies working on eVTOLs is Uber, who wants to make aerial ride-sharing a reality. There's also Airbus, who have their drone-like Airbus pop-up concept. If Uber, Airbus, and other companies succeed, we could see widespread adoption of the technology. By 2050, cities will likely have air taxis everywhere. But that may not work. Elon Musk says that roads must go 3D, which means either flying cars or tunnels. He believes the answer is tunnels. Right now, Elon Musk's Boring Company is digging small, experimental tunnels under cities. If Musk can significantly cut down boring costs, by 2050, cities will have thousands of tunnels underneath them. Another one of Musk's brainchilds, Hyperloop, will revolutionize long-distance land transportation. Hyperloop, the idea for vacuum maglev high-speed trains, could speed up to 700 miles per hour. A trip from Los Angeles to San Francisco would be only 43 minutes long, compared to a 6-hour car ride. By 2050, Hyperloop systems will certainly be constructed, and replacing airplanes may evolve into the most popular type of long-distance domestic travel. But for travel between continents, airplanes will remain dominant. With improved batteries, we could see electric airliners take to the skies. In addition, several companies are working to bring back supersonic aircraft. These aircraft are certainly not airliners, but small-scale jets meant to carry only कितना बड़ा हो रहा है? By 2050, we could have Concorde-like but safer supersonic aircraft soaring through 5 the मिनट का हो skies. रहा है। Or as an alternative to airplanes, what if we travel Faster. around in rockets? 2x करो। Well, Elon Musk wants to use his Starship to transport people all around the world soon. In Musk's Starship, one could travel from New York to London in only 29 minutes. So I hope you got the glimpse. I'll share these kind of videos with you. और आपको ये वीडियोस देख के समझ में आएगा कि हम लोग किधर प्रवेश कर रहे हैं, और बहुत कुछ और भी हो रहा है। बस ये है कि तब तक 2050 तक दुनिया ठीक से बची रहे। ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही, गर्मी इतना हो रहा है, पता नहीं कैसे चीज़ें संभलेंगी। माई सन वॉज देयर इन बॉम्बे विथ मी एंड ही सॉ कि समुद्र जो है वो पानी जो है वो बांद्रा में, कोलाबा में रोड पर आ रहा है। तो सी लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। दे आर सर्टेन सिटीज़ लाइक जकार्ता विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया विच इज़ प्रेटी मच सबमर्ज्ड इन सी नाउ। तो पूरा कैपिटल वो लोग अब दूसरी जगह ले जा रहे हैं क्योंकि जकार्ता पूरा डूब जा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि टापू देश हैं, वो अब कुछ दिनों के बाद दुनिया में नहीं रहेंगे, वो पूरा डूब जाएंगे। मालदीव्स इज़ इन रिस्क,
मालदीव्स का डूबने का खतरा है। तो वो अलग विषय है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बनी रहेगी, आई थिंक एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कह लो या चैलेंज कह लो, वो यह भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कैसे काम किया जाए। टेक्नोलॉजी वुड बी यूज टू रिड्यूस दिस ऑल दिस जो गैस और ये जो ग्रीन गैसेस को जो नुकसान हो रहा है और जो ओजोन लेयर एंड ऑल, तो उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत काम करना पड़ेगा। ज़ीरो एनर्जी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो ग्रीन बिल्डिंग्स पे काम करना पड़ेगा और जो एनर्जी मैनेजमेंट है इस पे बहुत काम करना पड़ेगा और जो सोलर एनर्जी मैनेजमेंट है इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन एनर्जी इस पे बहुत काम करना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों के लिए क्या लगेगा? सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप आईटी पढ़ रहे हैं तो आईटी ऐसा कौन सा सेक्टर है इसमें आईटी का एंट्री नहीं है? अच्छा, ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर बिजनेस का एंट्री नहीं है? मैं बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। आईटी के भी टॉप पर आईटी वाला नहीं बैठा है, बिजनेस वाला बैठा है। बीबीए वाले बच्चे खुश हो जाएंगे, है ना? आईटी में भी जो टॉप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो कौन है? दे आर द बिजनेस, क्योंकि दे आर गेटिंग द बिजनेस। जो डील क्रैक कर रहे हैं, इतना $1 मिलियन का डील लेकर के आए हैं, तो ही इज द वन। ही मे नॉट बी फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, एंड इफ यू आर from IT background, you know IT and you also know business, that is too good. Techno management, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है और मैनेजरियल स्किल्स भी है। We'll try कि आप लोग को सिमेज में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का नॉलेज ना मिले, आपको टेक्नो मैनेजर बनाया जाए। और जो हमारे IT वाले, जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो BBA वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज मिलना चाहिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग इज नॉट हैपनिंग इन कन्वेंशनल मैनर। जो ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग होती थी वो नहीं हो रही है। अब मार्केटिंग का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बदल चुका है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी। यू शुड नो हाउ टू मेक। अब तो जो हमारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, अब तो ये बेटा ये लोग मेहनत करके कोडिंग सीखेंगे, तुम लोग बिना मेहनत के वाइब कोडिंग कर लेना, तुम लोग को वो सिखा देंगे। वैसे तो ये लोग भी सीखेगा वो चीज़, लेकिन इनको अगर वो सिखाएंगे तो फिर ये कोडिंग कभी एक्चुअल में अपने आप से कर नहीं पाएंगे। और जिनको कोडिंग नहीं सीखना है वो वाइब कोडिंग सीख लेंगे। ये HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट और PHP पढ़ के वेबसाइट बनाएंगे। तुम लोगों को 15 मिनट में कैसे वेबसाइट बनानी है, तो दैट इज़ ऑल हैपनिंग विथ AI। लेकिन उसका अपना लिमिटेशन है। और जिसको काम बेस से आता है, जैसे जो IT के स्टूडेंट्स जिनको टेक्नोलॉजी बेस से आती है, उनका अलग लेवल ऑफ कमांड होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी अब किसी BCA या BSc IT या BTech की मोहताज नहीं है। जो नॉन IT वाले बच्चे हैं वो भी टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक कैप्चर कर सकते हैं बिना इन डेप्थ उसका बेस जाने। जो बेस जानेंगे उनका तो एडवांटेज हमेशा रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, उनके लिए एक वार्निंग है जो बेस जानने के लिए आए, जो IT के स्टूडेंट हैं। अगर वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए, जो मैंने कहा वाइब कोडिंग, वाइब कोडिंग मतलब कोडिंग वाली वाइब, कोडिंग जैसा फील हो रहा है, हाँ, तो अगर वो कोडिंग का फील लेने चले गए कोडिंग करने के बजाय, तो फिर वो कोडिंग कर नहीं पाएंगे, फिर वो वाइब कोडर बन जाएंगे। और वाइब कोडर जो है वो BBA वाले को सूट करेगा, BCA वाले को वाइब कोडर बनना सूट नहीं करेगा। याद रखना इस बात को। BBA वाला अगर वाइब कोडिंग कर रहा है तो वो उसको फ्लॉन्ट करेगा कि देखो मैंने ये इतना कोड करा लिया AI से। लेकिन BCA वाला अगर वो AI का कोड दिखाएगा तो डांट खाएगा कि तुम्हारा अपना है कि AI का है, पकड़ लेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो BCA वाले को वाइब कोडिंग और BBA वाला करेगा तो ठीक है, हाँ, उसको उसके तो वो एक्स्ट्रा है ना, वो बोनस है। हाँ, एनीवेज, चलो तुम लोग को मैं पहले अपनी कविता सुनाता हूँ। छोटी सी कविता है और आज ही के लिए लिखी थी। चलो आज जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। आप सब नई शुरुआत करने के लिए आए हैं? तुम लोग में से ऐसा भी कोई है जो बिहार के बाहर का है? एनीबडी हु इज फ्रॉम आउटसाइड बिहार? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एनीबडी एल्स? ओके, वी हैव गॉट 2 स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आउटसाइड बिहार। ओह, तुमको थोड़ा देर से समझ में आया? हाँ, कोई बात नहीं,
अभी हम लोग एलईडी पे आए हैं, लेकिन ट्यूबलाइट तो अभी भी है, हाँ? कोई बात नहीं। और भी कोई है उससे भी बड़ा फ्यूज बल्ब? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, यू आर फ्रॉम वेयर, विच प्लेस? Yes, sir. I am from Jharkhand, Pathargama, Tulsi Kitta. पत्थरगामा, Yes, sir. तुसी कित्ता? Yes, sir. ये तो पंजाबी समझेगा कि तुसी कित्थे जा रहे हो। तुम बोलोगे तुसी किथा, बोलो तुसी किथा। Anyways, welcome, huh? Thank you. So, how do you came to know about Simage? From BCA courses, for BCA courses purpose. जब तुमने पता किया था, Yes, sir. चलो, good. And your father, what does he do? My father is a crane operator. ट्रेन चलाते हैं? No, sir. Crane operator. क्रेन चलाते हैं? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। कभी क्रेन पे बैठी हो? No, sir. नहीं। गुड। फ्रॉम विच प्लेस? सर झारखंड। झारखंड में कहाँ से? सर डाल्टनगंज। डाल्टनगंज, अच्छा। एंड हाउ डू यू केम टू नो अबाउट सिमेज? सर मेरी दीदी ने सजेस्ट किया था। तुम्हारी दीदी ने? वो यहाँ रहती हैं? यस सर। अच्छा, तो शी वाज अवेयर अबाउट इट, शी वहाँ पढ़ी भी है यहाँ? सर यहाँ पे नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, तो शी नोज अबाउट अस? यस सर। अच्छा, पापा क्या करते हैं तुम्हारे? सर बिजनेस में। बिजनेस में है। तो यू आर स्टेइंग इन हॉस्टल ओवर हियर? यस सर। चलो, देखो मैं ये अक्सर पूछता हूँ क्योंकि मेरा एक मकसद ये भी है कि पहला तो सिमेज से स्टूडेंट जो मजबूरीवश पलायन करते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके पलायन को रोकना है। और दूसरा मन में एक बात आती है कि हम बाहर कम जाएं, हमारे बच्चों को यहीं शिक्षा मिले। वो दिन ज़्यादा सुंदर होगा जब बाहर से लोग बिहार में आके पढ़ें। तो छोटी शुरुआत तो हो चुकी है, हर साल हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और इस बार हमारे यहाँ गुजरात से भी एडमिशन हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी एडमिशन हुआ है। हमारे यहाँ पर छात्र जो हैं यूपी से बहुत आए हैं, झारखंड से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं और नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे राज्यों से आए हैं। नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी हाँ, एक बात है इसमें जो मुझे स्वीकारना होगा, ऑन कैमरा स्वीकारूंगा, कि ये जो बच्चे आ रहे हैं इनका कहीं ना कहीं बिहार में कनेक्शन है, या तो उनके परिवार के कोई लोग रहते हैं, उनका कोई कनेक्शन है, या मतलब दे आर हैविंग रूट्स इन बिहार। हाँ, नेपाल से लोग आ रहे हैं, नेपाल से हमारे यहाँ पर नेपाली ओरिजिन के लोग भी आए हैं, पढ़ भी रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम देम इन इंडिया। हाँ, चलो इनसे बात कराओ। हाँ। So good afternoon, sir. Good afternoon. It's a bingo because I too belong from Jharkhand. Okay. Yes, and I told you earlier that my bhaiya has suggested this college, and now he is an AI engineer in Genpact. He's in Genpact. Yes, AI engineer. His nickname is Badal, and he has passed out from 2024 batch. तो इसको तो लगा कि जब बादल AI इंजीनियर बन गया तो मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ, Yes. चलो, हो भी सकता है, हम ऐसे मना क्यों कर दें, होता ही है। लेकिन तुम लोग सब इस चक्कर में मत रहना कि सिर्फ आ जाने मात्र से और टाई पहन लेने से काम। हाँ, ये रास्ता जो है सिमेज का जो है सुंदर है लेकिन कठिन है। सुंदर तो है बहुत, लेकिन कठिन भी है, लंबा भी है, बहुत चलना पड़ेगा। आराम करने वाले जो हैं वो आराम करते रह जाएंगे और गाड़ी जो है वो आगे निकल जाएगी। तो आपको यहाँ आराम करने के लिए अलाउड, वो गाना है ना, क्या कौन दिशा में लेके चला रे, तो बोला बड़ा सुंदर है डगरिया, जरा बैठने दो और जरा देखने दो। तो यहाँ पे तुम मालूम पड़ा कि PNM मॉल में बैठ के देख रहे हैं थोड़ा, हाँ, तो वो देखता ही रह जाएगा, उसका गाड़ी जो है क्या आगे निकल जाएगा। इट्स नॉट दैट ईजी। हाँ, सो यू हैव टू बी वेरी, 3 साल तुम्हारा कैसे गुजरेगा और कैसे तुम क्या क्या सीख पाओगे, क्या क्या कर पाओगे, कुछ पता नहीं चल पाएगा। सब चीज़ें बहुत फास्ट पेस में चलेंगी, तो इसलिए तुम लोगों को बहुत एक्टिव मोड में रहना होगा। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पास बिहार के बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं। तो हम लोग आज ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। चलो आज फिर एक नई शुरुआत करते हैं। जो कहानी सुननी चाहिए आज उसकी बात करते हैं। न कोई अब दूरी रहे, न कोई बात अधूरी रहे। चलो आज जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। अब कोई मन का अपना रखना मत कि इंग्लिश स्कूल में ठीक कर लिए होते तो हम भी अच्छे से कर पाते।
या हम प्रैक्टिकल कर लिए होते, या हम कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए कुछ कर लिए, सब कुछ कराया जाएगा। और अगर यहाँ नहीं करोगे तो फिर कहीं भी कर नहीं पाओगे। ये मत सोचना कि अभी आगे और मौका मिलेगा। तो ना कोई बात, ना कोई अब दूरी रहे, ना कोई बात अधूरी रहे, है ना। शब्दों को नया अर्थ, वादों को नया आयाम देते हैं, सपने जो देखे कभी उनको अब साकार करते हैं, कहानी जो शुरू की उसको नया अंजाम देते हैं, चलो आज जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। शब्दों का अर्थ बदल जाएगा, पढ़ाई का तरीका बदलना चाहिए। अभी तक पढ़ाई कर रहे थे तुम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए, अब तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, है ना। अब तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए तुम्हारे करियर के लिए। तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उस कंपनी का वो एग्जाम है या उसका इंटरव्यू है जो तुमको क्रैक करना है, जहां तुमको जाना है। समझ रहे हो, वहां कौन से स्किल्स की डिमांड हो रही है कि शब्दों को नया अर्थ, वादों को नया, वादा करके आए हो ना। हाँ, और तुम लोग तो वो हो जो एक बार वादा करते तो वादा तुरंत तोड़ देते हो। हैं? क्या गाना था ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा तो टूट जाता है। हैं? तो तुम लोग तो वादा तोड़ने वाले लोग हो। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वादों को नया आयाम देते हैं। माने कि जो घर में वादा करके आए हो, पापा को मम्मी को कुछ वादा करके आए हो क्या? हाँ, तुम करके आए हो चाहे नहीं आए, उनके आंखों में तो सपना है कि नहीं है? उनके आंखों के सपनों को तो पूरा करने का जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है ना। तो जो तुम्हारा सपना है, शब्दों को नया अर्थ, वादों को नया आयाम देते हैं, सपने जो देखे कभी उनको अब साकार करते हैं, कहानी जो शुरू की उसको नया अंजाम देते हैं। तो कहानी तो स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन अब क्या करना है, उस कहानी को अब अंजाम, अब मुकाम पे पहुंचना है, अब मंजिल पर पहुंचना है। 3 साल के बाद तो तुमको मंजिल पे पहुंचना होगा। कब तक बोलते रहोगे? ऐसे बिहार में एक सुविधा है, बिहार में 30 साल 32 साल तक लोग बोलता है क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी, इस तैयारी शब्द ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। आधा बिहार जो है क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। उसके बाद बोलता है कि अब उम्र निकल गया। हाँ, तो ये तैयारी जो है ये बहुत बुरा शब्द है। हम तो कहेंगे कि तुमको जो तैयारी करना है वो इसी 3 साल में, इसके बाद कोई तैयारी, इसके बाद तो टेक ऑफ होना चाहिए। ये सुनो, तुम्हारा प्लेन का टेक ऑफ जो है वो इस 3 साल के बाद हर हाल में होना चाहिए। और नहीं टेक ऑफ कर पाओगे तो मान लो कि कुछ गड़बड़ है, फिर बहुत दिक्कत है, फिर बहुत मामला मुश्किल है। अभी अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में मामला मुश्किल है। बीते कल को कहीं पीछे छोड़ आते हैं, बीते कहीं पीछे छोड़ आते हैं, आने वाले कल को फिर एक नए ढंग से सजाते हैं, रात के अंधेरे को निकाल दिन का उजाला भरते हैं, चलो आज जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। अभी तुम लोग में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपना खुद के बारे में अपने आप को डेमोलाइज करके बैठे रहते हो कि सर फर्स्ट डिवीजन छूट गया, मेरा सर नंबर 65% आया है, डिस्टिंक्शन नहीं मिला, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, जेई नहीं हो पाया, नीट नहीं हो पाया। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नीट नहीं हो पाया तो वो बोले कि अब हम बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, अब हम BCA पढ़ेंगे। है यहाँ पर, देखो हंस रही है। तो ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो इन सब पुरानी बातों को, बीते कल को कहीं पीछे छोड़ाते हैं। स्कूल में क्या कर पाए, नहीं कर पाए, मैथ में डर लगता था, क्या होता था, एकदम उन सब चीजों पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट डजंट मैटर्स। समझ रहे हो बात को? बहुत सारे लोग हैं जिनका मैथ कमजोर था, उसके बावजूद वो जीवन में बहुत कुछ कर पाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, बाद में सीख गए। ठीक है, तो एक समय है जब आपको कोई चीज को जो सीख लेना होगा, तो अब आप सीखने आए हो तो पुरानी बातों को छोड़ दो। खो गए जिन रास्तों में, खो गए जिन रास्तों में, उनमें नई तलाश करते हैं, मंजिल को ही नहीं डगर को नया नाम देते हैं, दिलों में हौसलों को नहीं जुनून की जगह देते हैं, चलो आज जिंदगी में
कुछ नई शुरुआत करते हैं। चलो आज जिंदगी में कुछ बड़ी बात करते हैं, भविष्य की इमारत की नींव आज रखते हैं, नए रिश्तों, नए इरादों, नए सपनों को बुनते हैं। चलो आज जिंदगी में नई शुरुआत करते हैं। तो तुम्हारे सब रिश्ते नए हैं आज नए दोस्त भी बनेंगे, हाँ, और नए गुरु मिलेंगे और नए मतलब तुम्हारे लिए सब अर्थ नए हैं। तो लाइफ में एक नया चैप्टर की तरह इसको शुरू करो। पुराना कुछ भी अब दिमाग में मत रखो, कोई पुराना अपना ऑब्स्टेकल, कोई हिंड्रेंस, कोई अपने बारे में शॉर्टकमिंग्स दिमाग में क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो, एकदम दिमाग से हटा दो कि तुमसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, ये मेरे बस का रोग नहीं। क्या चीज तुम्हारे, जब कोई दूसरा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा हो कि भगवान ने किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा, ऐसा तो थोड़ा तो भगवान करता है ना, किसी का ब्रेन ज्यादा, किसी का ब्रेन कम। क्या सुनो, नहीं ऐसा कैसे? बुद्धिमान लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई ज्यादा बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान, ऐसा है कि नहीं है? ये सुनो, मेहनत मतलब क्या, जिम में जाना होगा बुद्धि के लिए? हाँ? नहीं, देखो मैं तुमको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। भगवान ने क्या दिया तुमको? हार्डवेयर। तुम्हारा माइंड क्या है? उसमें प्रोसेसिंग पावर है। तो वो प्रोसेसिंग पावर क्या है? हार्डवेयर है। सीपीयू है ना, सीपीयू समझते हो? प्रोसेसर। हाँ, वो भगवान ने सबको बराबर दिया है। किसी को i9, किसी को i3 और किसी को i5, ऐसा भगवान ने डिफरेंस नहीं किया है। अब तुम उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा डालते हो, तुम उसमें प्रोग्राम कौन सा डालते हो, तुम डेटा कौन सा डालते हो, तुम उस सॉफ्टवेयर को यूज किस लेवल तक करते हो। कंप्यूटर तो वही है, किसी के कंप्यूटर में बहुत हाई लेवल का वर्क होता है और किसी का कंप्यूटर खाली पड़ा रहता है। तो जो कंप्यूटर खाली पड़ा उसमें क्या काम हो पाएगा? कुछ काम नहीं हो पाएगा। जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला उसमें कोई काम हो पाएगा? और जितना कम सॉफ्टवेयर डालोगे उतना कम काम होगा, जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर डालोगे, डेटा डालोगे, प्रोसेस करोगे, उतना ज्यादा। हार्डवेयर भगवान ने सबको बराबर दिया है। शरीर तुम चाहो बड़ा करना बड़ा कर लो, चाहो कि स्लिम करना स्लिम कर लोगे। शरीर के मामले में भी भगवान, देखो ऐसे थोड़ा बहुत किसी को माइंड में कुछ 1% से भी कम लोग होंगे जिनको कि कुछ कहते हैं कि डिमनीशिया है या उनका किसी तरह का फ्लॉ है, हाँ, उनको भी कुछ दूसरा पावर भगवान दे देता है कई बार, हाँ। लेकिन मोर और लेस 99% लोग को जो ब्रेन पावर दी गई है वो बिल्कुल सेम दी गई है, ठीक है। लेकिन इसी में सारा अंतर है। जो सारा हार और जीत है वो कहाँ है? वो इसी ब्रेन पावर में, इसके यूसेज में है। तुम लोग सोचते हो कि सब कुछ बचा के रखना चाहिए, तो ब्रेन को भी बचा के रखते हो कि सर एकदम इस्तेमाल नहीं करना है, सर बचा के रखना है। तो वो क्या होगा? इट इज़ मतलब वो अगर कोई हार्ड डिस्क पे कभी डेटा जाएगा ही नहीं, कोई प्रोसेसर कभी चलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। तो तुम्हारा ब्रेन भी वैसे ही हो रहा है। जब तुम उसको यूज़ नहीं करते हो तो उसके सेल्स जो होते हैं वो डल हो जाते हैं। एक्टिवेट, जो जितना ज़्यादा सेल्स को एक्टिवेट करेगा उसके सेल उतने जागरूक होंगे, वो उतना तीक्ष्ण बुद्धि का होगा। जैसे जो चेस का प्रैक्टिस कर रहा है आपने, है ना अभी क्या नाम है, गुकेश, हाँ, तो वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत फास्ट है, उसका सेल्स एकदम एक्टिव रहता है, तो डिसीजन मेकिंग बिल्कुल फास्ट होता है, ठीक है। तो तुम लोग को भी, बैठ जाओ, तुम लोग को भी ये सिंपली समझना है कि देयर इज नो लिमिटेशन, किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। इट्स जस्ट योर ओन बैरियर्स, मेंटल बैरियर्स। तुम लोग अपने आप को ब्रैकेट कर रखे हो। मैं बता रहा हूं, किसी के दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेज है कि मैं छोटे गांव से हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, मैं सीबीएसई में नहीं पढ़ा, मैं बिहार बोर्ड में पढ़ा, मैं ये किया, मैं मतलब दीज आर ऑल मेंटल ब्लॉकेजेस। देखो मैं भी छोटे गांव से था, लेकिन खैर पटना आ गया था, लेकिन पटना में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। पटना सिटी से कोई है यहाँ पर? हाँ, सिटी चौक पे देखे वो मरवाड़ी स्कूल, कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा नहीं होता है, पता है, ठीक है, हाँ। तो मैं वहीं से पढ़ा हूँ, हाँ। सरकारी स्कूल है, हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है ना। तो जब उस हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल से, बिहार बोर्ड से पढ़ करके मैं आज टेक्नोलॉजी में इतना सारा Siemens.ai के माध्यम से और इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और 2000 में मैंने सैनिरो इन्फोटेक के माध्यम से 4500 पेज का उस समय का पटना का सबसे बड़ा वेबसाइट बनाया था, जो गूगल उस समय नहीं था, लेकिन याहू पे नंबर 1 पे आता था, गूगल बाद में आया था, ठीक है।
तो इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा अगर स्कूल सरकारी है, बिहार बोर्ड है, इट डजंट मैटर्स, इट वोंट मैटर, लेट मी टेल यू, गेट ऑल द ट्रैश आउट ऑफ योर माइंड। एक छोटी सी कहानी, फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान, ठीक है, तुम तो बहुत बड़े विद्वान नहीं हो, लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान जो हैं उनको पता चला कि जिस शहर में वो गए हैं वहाँ पर किसी का नॉलेज बहुत हाई है किसी विषय को लेकर के, जिस विषय में वो भी थे, और उनके पास अगर आप जाइएगा तो आपको इस पर जो नॉलेज मिलेगा, जो आपके वो उनका जो नॉलेज है वो एकदम अल्टीमेट है। आप तो ठीक हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन आपसे ज़्यादा है उनको। तो बोले ऐसा क्या? मैं जाता हूँ उनके पास, उनसे भी मिल के देख लेता हूँ कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो कौन है, कैसे हैं। तो यही पोदार सर गए थे, ठीक है। तो गए घर पर, तो इनको बुलाया अंदर, हाँ अंदर बुलाया, बैठाया। तो ये बोले कि भाई मुझे पता चला है कि आपको बहुत इस विषय पर नॉलेज है, हमको भी बहुत नॉलेज है, आई एम डॉक्टर, हाँ मेरा रिसर्च है, PhD है, मैं सिमेज में ऐसे डीन हूँ, हाँ तो आप बताइए इस बारे में आपका क्या सोचना है, इस पे आप इसके बारे में आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर। तो बोला ठीक है बताएंगे, पहले आप थोड़ा चाय वाय पीजिएगा। तो पोदार सर बोले हाँ चाय पियेंगे। तो चाय लेकर के आया, केतली में चाय वाय आया, और फिर उसने कप में चाय डाला, ठीक है। और जब वो चाय डाला तो केतली कप पूरा भर गया, और उसके बाद भी डालता गया। फिर वो कप से चाय गिर करके प्याले में आ गया, प्लेट पर, और वो प्लेट से भी गिर करके फिर वो टेबल पर, और टेबल से गिर करके पोदार सर बोले हम कहाँ किसी नॉलेजेबल आदमी के पास गए थे, तो बेवकूफ़ टाइप का लग रहा है, तो गलत जगह आ गए। हाँ तो बोला कि आप क्या कर रहे हैं, रुकिए, पूरा का पूरा चाय जो है सब कहाँ गिर जा रहा है, सब गिर जा रहा है, ज़मीन पे जा रहा है, आप रुकिए तुरंत। तो बोला हाँ अगर कप भरा हुआ है तो उसमें अगर हम नई चाय डालेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब तुम लोग सब जो आए हो, तुम लोग सब अपना अपना कप खाली कर लो, जो कुछ भी कचरा डाल करके लेकर के जहाँ से भी आए हो, हाँ कि स्कूल इतना दिन जाएंगे तो ठीक है, रोज़ स्कूल जाएंगे तो इज्जत खराब हो जाएगा, टीचर भी समझेगा कि रोज़ रोज़ आ जाता है, हाँ तो हम कभी कभी जाएंगे, हाँ ऐसा ऐसा बहुत सारा भ्रांति तुम्हारे दिमाग में रहता है, हाँ तो ये सब तुम लोग सारा कचरा दिमाग से निकाल लो, एकदम कप खाली कर लो। जब कोई चीज़ सिखाया जाएगा तो उसको एक्सेप्ट करो, और अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, अगर मन में एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है तो सवाल पूछो। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तुम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में जब सवाल पूछा तो उनको अच्छा महसूस नहीं हुआ। सवाल पापा से आके पूछे ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, पापा का थके हुए थे, मूड खराब था, 2 ठो लग गया, हाँ। या मास्टर साहब से ही पूछे सवाल कोई चीज़ का, तो मास्टर साहब का एक लाइन तुम लोग सुने होगा कभी कि हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक तो कोई ऐसे पूछा चुपचाप बैठा, ये ऐसा कोई होता है, हम जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप सुनो, ज़्यादा पूछो मत, ज़्यादा, हाँ ऐसा कई बार बिहार में शिक्षक बोलते हैं, ये गलत है। आप 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो यहाँ हर 15 महीना छोड़ दो, यहाँ तो 1.5 महीने में चीज़ें जो हैं बदल जा रही हैं। हम तुमको पता है ना, 2 साल पहले का वीडियो है, अब सारा कुछ बात जो है वो बदल गया, ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अब ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि इतना साल से हम पढ़ा रहे हैं ऐसे ही रहेगा, हाँ बैठ जाओ, नहीं, नई चीज़ें होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए। और ह्यूमन माइंड इज इंक्विजिटिव, मनुष्य स्वभाव से जो है वो जिज्ञासु होता है, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा को क्रश कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जब कुछ पूछते हैं तो उसको, और देखो सारा नॉलेज जो है वो सवाल से है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया कि डिस्कवर किया? डिस्कवर किया। ग्रेविटेशन तो शुरू से था, ठीक है, कैसे किया? क्वेश्चन से किया ना। अब एक बात बताओ, वह क्वेश्चन न्यूटन के माइंड में आया, वह क्वेश्चन और लोग के माइंड में भी आ सकता था। अब उसका जवाब अगर किसी से पूछा जाए कि सेब नीचे क्यों गिरता है, तो इसका जवाब लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन नहीं बोलते थे कोई, लोग बोलेंगे कि अरे नीचे ना गिरेगा, ये कोई सवाल है, अब सेब नीचे नहीं ऊपर जाएगा, हाँ ऐसा जवाब लोग देते कि नहीं देते? जो नहीं पढ़ा लिखा होगा वो आज भी यही जवाब देगा, अरे तो पेड़ से गिरेगा तो नीचे ना जाएगा,
क्या ये जवाब सही है? जो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन की थ्योरी है, इट इज सो, जब अंतरिक्ष में जाओ, अंतरिक्ष में क्या होगा? सेब से गिरेगा भी तो वो नीचे जाएगा क्या? वो वहां पे कॉफी पी रही सुनीता विलियम्स, उसका कॉफी का मग स्पेशल है, क्योंकि नॉर्मल कॉफी के मग में कॉफी जो है वो पी नहीं सकती है, कॉफी जो है मग से निकल करके बाहर चला जाएगा, ठीक है, वहां ग्रेविटेशन नहीं है। बट आप समझो इस बात को कि न्यूटन के मन में सवाल का आना और उस सवाल को उसको लेकर के आगे बढ़ना, उसको पूछना, अपने आप से पूछना, अपने ज्ञान से पूछना, शिक्षकों से पूछना और रिसर्च करके उस सवाल का जवाब खोजना, यही तो नॉलेज है, यही तो शिक्षा है। ये समझो, तो शिक्षा का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर मैं छात्र को योग्य सवाल पूछने और उन सवालों के सही उत्तर तक पहुंचने के काबिल बना दूं, तो इसका मतलब है कि मैं उसको शिक्षित बना रहा हूं। समझ रहे बात को? और सारा दुनिया का जो नया, अच्छा, क्या इस दुनिया को सारे ज्ञान प्राप्त हो गए हैं? अभी बहुत सारे सवालों का जवाब मिलना बाकी है। और कई बार टीचर बोलते हैं कि जो किताब में लिखा है उसके बाहर मत लिखना। मैं तो कहता हूं किताब के बाहर जाओ, किताब में जो कुछ भी है वो क्या है, नया है कि पुराना है? और दुनिया को पुराने समाधान से काम, दुनिया को क्या चाहिए? नया समाधान। तो तुम लोग को थोड़ा सा इस मामले में, मैं लकीर का फकीर बनने के लिए कभी भी, और मैं शिक्षकों को भी कहता हूं कि सिमज को लकीर का फकीर मत बनने दीजिए। हमको लिखी हुई लकीर को पीटना नहीं है, हमको नई लकीर खींचना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम लोग का मैं स्वागत करता हूं, इस नई लकीर को खींचने में तुम लोग मेरे साथ जुटो, अपने जीवन में नए तरीके से काम करो, उत्साह के साथ रहो, हमेशा खुश रहो। देखो, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। अब कुछ थोड़ा सा स्माइल करोगे तो कितना खूबसूरत लगोगे। तुम लोग सब अभी 12th करके आए हो, अभी तुम लोग वो कली हो जिसको खिलना अभी बाकी है। तो तुम लोग बाग के, जैसे कहते हैं ना, सिमज की बगिया में नए नए फूल आए हैं, तो अभी तो तुम लोगों को खिलना क्या है, बाकी है। हाँ, और अभी से फूल के चेहरे पर कब्ज हो जाएगा। हाँ? नहीं, एकदम खुश रहा करो, हमेशा स्माइलिंग। स्माइलिंग का मतलब ही है कि तुम जो हो पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हो। जो आदमी अच्छा स्माइल कर रहा है और खुश है अंदर से, है ना, जैसे सर तुम लोग को सिखाए होंगे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, है ना। अब हमको बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग सर हम बोलते हैं कि काहे का गुड, इसमें क्या गुड है? There isn't anything good about it, this good morning. तो चीयरफुल होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा खुशी के साथ गुड मॉर्निंग सर। उसका मतलब है कि वो मेरे को खुशी अपना ट्रांसमिट कर रहा है। लोग खुशी भी तो भेज सकते हैं ना। अरे ऐसे लोग होते हैं जिसको देखते ही लगता है, अरे मन अच्छा हो जाता है। और किसी किसी को देख लगता है कि लो आज का दिन तो तो तुमको वो नहीं बनना है जिसको तुमको देख के कोई बोले कि तुम्हारा दिन जो है वो खराब हो गया। तुमको वो बनना है जिसको देख के लोगों का खराब भी मूड हो तो क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है ना। तो वो स्माइलिंग फेस के साथ होगा। ये सब सीखना, ये तो छोटी चीजें हैं ये, लेकिन इन छोटी चीजों से तुम्हारे करियर में, जॉब मिलने से और उसके बाद जॉब में बने रहने से और उसके बाद प्रमोशन पाने में, ये आज जो छोटा सा सबक दिए हैं स्माइल वाला, बहुत काम आएगा, बता दे रहे हैं। छूटता हुआ जॉब मिल जाता है स्माइल से, और बॉस निकालने के पहले भी अगर तुम उसको रोज स्माइलिंग गुड मॉर्निंग कर रहे थे ना, किसी और को निकाल देगा, तुमको रख लेगा कि रोज स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग करता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? टेक्निकल हार्ड स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब प्रोग्रामिंग है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, ये सब क्या है, हार्ड स्किल्स है, टेक्निकल स्किल है। लेकिन सॉफ्ट स्किल यानी कि गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर, स्माइलिंग, है ना, विशिंग, ये सब सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स का महत्व हार्ड स्किल्स से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, ज्यादा है। किसी का सॉफ्ट स्किल खराब हो, मान लो कि ये कंप्यूटर, ये क्या है, ये वीडियोग्राफर है, और कोई बदतमीज वीडियोग्राफर हो लेकिन वीडियो एक नंबर मतलब वो कैप्चर करता हो, क्या उसको कोई संस्था रखेगी? नहीं रखेगी। कोई बॉस उसको बर्दाश्त करेगा? और मान लो ये है भी खराब, ठीक है, मान लो कि खराब है लेकिन इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो अच्छा बिहेवियर वालों को तो लोग हमेशा अप्रिशिएट करेंगे ना।
यू गेटिंग माय पॉइंट? इट हैपेंस, ये रियलिटी है और ये रियलिटी हमेशा रहेगी कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, तो लोग आपको मदद करेंगे। और इस तरह के स्किल्स भी आप लोग को सीखने चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आई थिंक हम लोग वी कैन थिंक नीरज कि एक वर्कशॉप हम लोग वीडियो को लेकर के, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मास कम्युनिकेशन मैं अभी कर रहा हूं, मैं मास कम्युनिकेट कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं इससे ज़्यादा लोग को कम्युनिकेट कर सकता हूं? हाँ, 1000, 5000 लोग, 10,000 लोग, मोदी जी की रैली में कहीं पे 1 लाख लोग, लेकिन मोदी जी जब टीवी पे बोल रहे हैं तो वहां पर करोड़ों लोग। हाँ, और क्या हर बार जब वो बोल रहे हैं तो उनकी बात जनता तक सही सही जा रही है? मेरा सवाल समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। इस दुनिया में कम्युनिकेशन ज्यादा है कि मिस कम्युनिकेशन ज्यादा है? ये सबको समझ में आता है। हाँ, क्यों? क्योंकि पता है पापा को एकदम सही सही बात बोल रहे थे, अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन पापा को सही से बोल नहीं पाए, उल्टा डांट खा गए। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? दोस्त का बिल्कुल भला चाहते थे, लेकिन दोस्त को लगा कि तुम उसके संग गलत कर रहे हो, दोस्त ने तुमसे दुश्मनी कर ली, दुश्मनी कर ली या दोस्ती खराब हो गई। हाँ, और नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, पता नहीं तुम उसको कुछ अच्छा समझाना चाह रहे थे, उसको उल्टा लग गया। हाँ, क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। हाँ, मिस कम्युनिकेशन। हाँ, तो अच्छा, कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देती है, जो लोग देखते हैं सब लोग खरीद लेते हैं। वो खरीद पाते हैं जिसके संग प्रॉपर कम्युनिकेट हर बार हो पाता नहीं है।